हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों की मौत, खराब मौसम की वजह से हादसा। सीएम धामी ने दिए जांच के निर्देश। सीएम बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद यूकोडा और डीजीसीए का बड़ा फैसला। चारधाम में सोमवार तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक। 40 दिन के भीतर हो चुके हैं 5 हेली से हादसे। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी। 5 जिलों नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और साथ ही रुद्रप्रयाग में तेज बारिश का अलर्ट। चारधाम यात्रा से सतर्क रहने की अपील। कैची धाम में स्थापना दिवस पर दर्जनों के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आर्यन कंपनी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आर्यन हेली एविएशन के 2 मैनेजरों पर केस दर्ज हुआ है। कंपनी देगी 5-5 लाख रुपए मुआवजा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बीते दिन जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके बाद आर्यन कंपनी पर यहाँ पर केस दर्ज हुआ है और इस कंपनी के 2 मैनेजरों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे। साथ ही आपको बता दें कि आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और आर्यन कंपनी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से हादसा हुआ, 7 लोगों की इस दौरान जान चली गई, अब आखिरकार देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले पर। देखिए, अब आर्यन कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने कल देखा कि रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, कई तरीके के सवाल भी उठे कि क्या मानकों के अनुरूप हेली सेवाओं का संचालन हो रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक भी की और कई तरीके के निर्देश भी दिए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा और कहीं ना कहीं अब वो ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। जो आर्यन एविएशन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके मैनेजर्स पर जो है अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि कई सारे जो मानक थे वो तोड़े गए हैं। कई सारी जो एसओपी पहले से बनाई गई हैं उनका पालन नहीं किया गया। सबसे पहले तो देखिए जी, एक जो घटना हुई वो सुबह 5:30 बजे के करीब हुई और कहीं ना कहीं ये हेलीकॉप्टर का जो फ्लाइंग स्लॉट था वो 6 से 7 बजे के करीब था। यानी कि जो फ्लाइंग स्लॉट दिया गया था उससे पहले ही हेली सेवा का संचालन हो चुका था। यानी कि एक रूल, एक एसओपी गाइडलाइन जो है यहीं पर मानक को तोड़ दिया गया। इसके अलावा पहले ही ये बात कही जाती है कि अगर आप हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे तो उससे पहले आप मौसम देखेंगे, लेकिन कल सुबह से ही वहां पर धुंध छाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हेलीकॉप्टर का संचालन किया गया। उसके जो मैनेजर थे वो पहले से इस बात से अवगत थे कि मौसम खराब है और ऐसी कोई स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बावजूद उसके 7 लोगों की जान को जो है खतरा में डाला गया। ऐसे में 7 लोगों की जान चली गई। तो कहीं ना कहीं अब आर्यन कंपनी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो लोग हैं उनको मुआवजा देने की बात जो है वो भी कही गई है। जो मृतक है उनके परिवारजनों को मुआवजा भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक्शन जो है लेता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस पर मॉनिटरिंग बनाए हुए। लेकिन अभी भी सवाल यही है, ये आज केवल पहला केस है जो निकलकर सामने आया है कि मानकों के अनुरूप हेली सेवा का संचालन नहीं हो रहा है, लेकिन कई बार हम देख रहे हैं 5वीं घटना थी। ऐसे में जो लगातार हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हो रही है वो लगातार इसी बात से हो रही है, क्योंकि बार-बार ये कहा जा रहा है कि आप सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि 1 महीने के भीतर 5 ऐसी घटनाएं हो जाना, क्या यहाँ पर जो निजी कंपनियां हैं जो हेली सेवा दे रही हैं, क्या उनकी मनमानी या फिर वो ज्यादा मुनाफे के लिए इस तरीके की घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और मनमाना रवैया अपना इस दौरान अपना रहे हैं, यानी कि मानक जो है मानकों के अनुरूप काम नहीं हो रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, देखिए ये बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो मनमानी कर रही हैं। एसओपी जो जारी की गई है, जो गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको जो फ्लाइंग स्लॉट दिया जाएगा आपको उसी समय पर उड़ान भरनी है। आपको उड़ान भरने से पहले मौसम को जरूर देखना है, क्योंकि जब धुंध होती है, जब मौसम खराब होता है, खासकर पहाड़ी वाले इलाकों में, हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में हेलीकॉप्टर अगर उड़ान भरेगा तो जरूर इस तरीके का घटना जो है वो हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो ये मनमानिक रवैया है जो प्राइवेट कंपनीज पर, इसीलिए नकेल कसना जो है अब जरूरी हो जाता है। ये आज आर्यन
आर्यन कंपनी पे जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। और इसी को देखते हुए अब डीजीसीए और यूकाडा जो है उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब एक व्यक्ति जो है विशेष रूप से तैनात रहेगा, जो इस चीज पर निगरानी रखेगा कि क्या स्लॉट के टाइम पर ही हेलीकॉप्टर्स जो है वो उड़ान भर रहे हैं या वो मानक के अनुरूप मौसम को चेक करने के बाद उड़ान भर रहे हैं, ताकि अब आने वाले समय में जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके मन में डर या भय ना रहे और उनको अगर वो हेलीकॉप्टर या फिर हेली सेवाओं का अगर उपयोग कर रहे हैं चारों धाम में पहुंचने के लिए, तो सुरक्षा उनकी जो है सुनिश्चित की जा सके। यही सरकार की प्राथमिकता है और सरकार लगातार यही बात कहती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से जंगल चट्टी के पास में यहां पर गदेरे में भारी मात्रा में पत्थर और मलबा आने से यात्रा मार्ग इस दौरान बाधित हो गया है। मलबे की चपेट में आने के कारण एक श्रद्धालु की मौत जबकि 2 श्रद्धालु के घायल होने की सूचना है। हालातों को देखते हुए सोनप्रयाग से केदारनाथ पैदल यात्रा स्थगित कर दी गई है। प्रशासन ने अगले आदेशों तक यात्रा स्थगित कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो जहां है वहीं पर होटल में स्टे करें। साथ ही श्रद्धालुओं से मौसम का ध्यान रखते हुए आगे की यात्रा करने की अपील की गई है, क्योंकि आगामी दिनों में भी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। आगे बात करते, रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में रविवार सुबह हुए दुर्घटना इस दौरान हेली हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 मई की इस दौरान जो 23 महीने की बच्ची थी वो भी इस दौरान काल के मुंह में समा गई है। केदारनाथ रूट पर आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से ये घटना हुई है, जहां पर खराब मौसम को हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। वहीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं इस हादसे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना भी साधा है। इस रिपोर्ट में देखिए। रुद्रप्रयाग एयर हादसे ने ली 7 की जान। मुनाफाखोर हेली कंपनियां कब लगेगी लगाम? नियमों को ताक पर रख उड़ रहे हेलीकॉप्टर, कब कार्रवाई होगी हादसे के दोषियों पर? केदारनाथ में हेली कंपनियों की मनमानी एक बार फिर जिंदगी पर भारी पड़ी है। गौरीकुंड क्षेत्र में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। केदारनाथ रूट पर आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर के कैप्टन सहित सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 23 महीने की एक बच्ची भी है। सुबह 5:30 बजे के लगभग ये हादसा हुआ। खराब मौसम को हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। हादसे के बाद सोमवार तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। इस यात्रा सीजन में 40 दिन के भीतर ये 5वां हेली हादसा है। 8 मई उत्तरकाशी में गंगनानी के पास हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत। 12 मई बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर का ब्लेड वाहन से टकराया, बड़ा हादसा टला। 17 मई केदारनाथ में हेली एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग, 3 लोग बाल बाल बचे। 7 जून रुद्रप्रयाग में उड़ान भरते ही नीचे गिरा हेलीकॉप्टर, पायलट घायल। 15 जून रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 7 की मौत। रुद्रप्रयाग हेली हादसे से राज्य में हेली सेवा संचालन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौसम को दरकिनार कर केदार घाटी, गंगोत्री घाटी में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से ज्यादा उड़ान के जरिए नोट छापने की कोशिश में यात्रियों की जान जोखिम में डाली जा रही है। स्थानीय गांव वालों की नींद सुबह हेलीकॉप्टर की आवाज से ही खुलती है। सिंगल इंजन रॉबिन्सन R22 या 44 4 से 5 करोड़ कीमत के आते हैं। आमतौर पर हेलीकॉप्टर 5 से 20 करोड़ रुपए के होते हैं। जब हादसा होता है तो कंपनी को सीधा लाभ मिलता है। दुर्घटना बीमा 20 करोड़ रुपए का होता है। जान किसी की भी जाए, एविएशन कंपनी को करोड़ों का लाभ मिल जाता है। रुद्रप्रयाग हेली हादसे पर सख्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने हादसे के बाद शासन, यूकाडा और डीजीसीए के अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक कर कहा है कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त SOP तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूरी जांच और उड़ान से पहले मौसम की सटीक जानकारी लेना जरूरी किया जाए। 4 धाम में लगे सभी हेली ऑपरेटरों, पायलटों के अनुभव की जाँच होगी। उच्च हिमालय क्षेत्रों में उड़ान के अनुभव की जाँच होगी। देहरादून में एक कॉमन कमांड एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। राज्य में हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय और सुरक्षित संचालन के लिए सेंटर। उत्तराखंड के सचिव गृह की अध्यक्षता में एक समिति की जाएगी गठित। जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए SOP का प्रारूप बनाएगी समिति। हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल SOP।
मुख्यमंत्री धामी ने रुद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के संबंध में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हादसे के पीछे जिनकी भी लापरवाही पाई जाएगी उन पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं रुद्रप्रयाग हेली हादसे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि बार बार केदारनाथ और उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में हेली संचालन में गंभीर लापरवाही की शिकायत की गई, लेकिन सोई सरकार चेती नहीं, लिहाजा फिर 7 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित ही उस ओर को संकेत करता है कि ये सरकार सोई हुई है। 40 दिन के अंदर ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है और आज के हेलीकॉप्टर हादसे ने ये साबित कर दिया कि बार बार विपक्ष के कहने पर और लोगों के कहने के बावजूद भी सरकार नहीं चेती है और लोगों की जान माल को खतरा है। जिस तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, निश्चित ही इसके लिए धामी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना नितांत आवश्यक है। सीएम धामी ने इससे पहले 11 जून को भी हेली कंपनियों को सुरक्षा मानकों के पालन की कड़ी हिदायत दी थी, लेकिन इसके बावजूद मुनाफाखोर हेली कंपनियों की मनमानी जारी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि रुद्रप्रयाग हादसे में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हादसे का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि खराब मौसम में इतनी सुबह क्यों हेलीकॉप्टर को उड़ाने की इजाजत दी गई? क्या यूकाडा के अधिकारी हेली कंपनियों की मनमानी पर आंख मूंदे हुए हैं? उच्च हिमालय क्षेत्र में मानकों की धज्जियां उड़ाकर पैसे कमाने की लालच में विक्रम ऑटो की तरह हेलीकॉप्टर का संचालन किया जा रहा है। सवाल ये है कि इस गंभीर लापरवाही की दोषी हेली कंपनियों और इस हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो एक तरफ चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जोश है, लेकिन दूसरी तरफ आए दिन हो रहे हादसों से कहीं ना कहीं डर भी होने की संभावना है। और ऐसे में देखिए, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी 1 महीने कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन रविवार को 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई, जिसमें कि 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद और केदारनाथ की घटना से देश और प्रदेश के लोग आहत हुए हैं। सरकार ने जिस प्रकार से इन घटनाओं का संज्ञान लिया, इससे भविष्य में कोई ना कोई निर्णय जरूर निकलेगा। बहुत ही दुर्भाग्य हुआ है और देश के सारे लोग इन घटनाओं से, जो अहमदाबाद की घटना हुई, चाहे आज केदारनाथ की घटना हुई, से बहुत आहत हुए हैं। और चूंकि जिस प्रकार से सरकार ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जो भी जिस सेक्टर से इसमें जो ये एविएशन के कारण से जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उस पर आने वाले समय के अंदर ऐसी दुर्घटनाएं ना घट पाएं, तो उसके लिए सरकार कोई ना कोई निर्णय बहुत जल्दी लेगी। बीते दिनों अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, तो वहीं रविवार को उत्तराखंड में भी रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। इस बीच उत्तराखंड में बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का यहां पर हैरान कर देने वाला बयान जो है वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पत्रकारों ने हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर दुष्यंत कुमार गौतम से सवाल किया, तो उन्होंने गुस्से में पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि आप लोग ही 2-4 अच्छी योजनाएं चलाएं जिसमें लोग ना मरे। अपनी बात पर जोर देते हुए दुष्यंत कुमार गौतम ने गुस्से में पत्रकारों से कहा कि आप अपने हेलीकॉप्टर चलाएं जिसमें लोग न मरे, या फिर आप महापुरुष हैं। दुष्यंत कुमार गौतम ने पत्रकारों को यह भी कहा कि सब कुछ आपके हाथ में है, मृत्यु भी। तो लोग मर भी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका, सर आपने ये भी कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनेंगे? गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं। आप
उधर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के उत्तराखंड आगमन पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फूल भेंट कर स्वागत उनका किया है। गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री को बाबा केदार की प्रतिकृति भेंट की है। गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री के साथ उत्तराखंड को बागवानी का अंतर्राष्ट्रीय हब बनाने और साथ ही पहाड़ों में खेती की, यहां पर घेर बाढ़ के लिए भी केंद्र सरकार से सहायता जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। उधर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने भी उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल से उनके शासकीय आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर स्पीकर ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से जुड़े वन आपदा और साथ ही आधारभूत संरचना से संबंधित विषयों पर चर्चा की है। विधानसभा अध्यक्ष ने वन मंत्री को सुखरो नदी से सटे आरक्षित वन क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण उत्पन्न होने वाले भूमि कटाव, आपदा जोखिम और साथ ही वन्य जीवों के वास स्थल को होने वाली क्षति के बारे में भी बताया। उन्होंने 382.45 लाख की लागत से सुरक्षा दीवार निर्माण का प्रस्ताव मंत्री के सामने रखा। उधर उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर 2 दिन पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसके बाद अब सीटों के आरक्षण को लेकर शिकायत दर्ज करने के लिए समय दिया गया था। इसके तहत कालाढूंगी विधानसभा के ब्लॉक कोटाबाग में भी कई ग्राम सभाओं की आपत्तियां यहां पर दर्ज की गई हैं। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आरक्षण का जो मानक बनाया गया था उसके अनुरूप आरक्षण रोस्टर लागू नहीं किया गया। वहीं सहायक विकास अधिकारी पंचायत विनोद कुमार भट्ट ने भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कोटाबाग ब्लॉक में 40 आपत्तियां दर्ज होने की जानकारी दी है। इस समय जो ये आरक्षण नीति लागू हुई है और ये इसमें लोग संतुष्ट नहीं है, जिससे कि मतलब ग्राम पंचायतों में इस समय आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि सभी लोगों ने आशाएं लगाई थी कि आरक्षण नीति सही ढंग से लागू हो, लेकिन इसको बार बार आरक्षण नीति में जो ये रिपीट करा जा रहा है उसमें लोगों में रोष व्याप्त है और इसलिए आज कोटाबाग ब्लॉक में आपत्तियाँ लगाई गई हैं ग्राम पंचायत के द्वारा। पत्रकार महोदय, मेरे विकासखंड कोटाबाग में कल और आज 14 और 15 को 2 दिन का सरकार द्वारा समय निर्धारित किया गया था आपत्ति प्राप्त करने का, जिसमें हमारे पास 14 तारीख को 10 आपत्ति प्राप्त हुई थी। जो है हमारे पास प्रधान पद हेतु 19 आपत्तियाँ, क्षेत्र पंचायत के सदस्य पद हेतु 13 आपत्तियाँ, जिला पंचायत सदस्य पद हेतु 6 आपत्तियाँ और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पद हेतु 2 आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कुल इस प्रकार 40 आपत्तियाँ अभी तक हमको प्राप्त हो चुकी हैं। उधर गन्ना विकास समिति के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शनिवार को शुरू हुई है, जबकि दोपहर बाद वापसी प्रक्रिया भी शुरू हुई है, जिससे कि भारी भीड़ जमा हुई है। भीड़ नियंत्रण में कर्मचारी और साथ ही पुलिस लगी रही। चुनाव अधिकारी पुष्कर सिंह पोखरियाल ने बताया कि लगभग 975 नामांकन पत्र बिके हैं। 16 जून को वैध नामांकन पत्रों की सूची जारी की जाएगी। चुनाव 20 और 21 जून को 6 और 5 चरणों में पारदर्शिता के साथ संपन्न होंगे। ये सभी सम्मानित सदस्य बड़े शांत स्वभाव के हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। प्रातः 10 बजे से हमारा निर्वाचन सूची, मतदाता सूची और नामांकन पत्रों की बिक्री का समय था। 4 बजे तक हमारे नामांकन पत्र बिके हैं। 975 नामांकन पत्र बिके हैं और निर्वाचन मतदाता सूची भी काफ़ी सदस्यों की जागरूकता के कारण काफ़ी सदस्यों द्वारा मतदाता सूची भी प्राप्त की गई, जिसके आधार पर उनके द्वारा नामांकन पत्र भर करके लगभग आधे नामांकन पत्र भी उनके द्वारा जमा कर दिए गए हैं और बड़ा शांतिप्रिय माहौल है और पुलिस सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। यह गन्ना समिति के सम्मानित सदस्यों की सूझबूझ और शालीनता का परिचय है। यात्रा सीजन और वीकेंड के चलते हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर जगह जगह जाम देखने को मिला है, जिससे कि पुलिस के पुख्ता इंतजाम के दावे फेल होते हुए नजर आए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर मुख्य चौराहों तक यातायात व्यवस्था चरमराई हुई दिखी। शंकराचार्य चौक, अलकनंदा होटल के पास, यहाँ पर चंडी चौक पर भी ट्रैफिक का ज़्यादा दबाव रहा है। वहीं एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि वीकेंड में यातायात संभालना बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक से ज़्यादा दबाव के चलते वाहन धीमी गति से चल रहे हैं, आने वाली गाड़ियों का दबाव ज़्यादा है और पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री के जवान ड्यूटी पर लगे हुए हैं। पुलिस के लिए हमेशा की तरह ये वीकेंड भी बहुत चुनौतियां भरा रहेगा। इसमें पूर्व से हमारी तैयारियां काफ़ी हम लोग कर चुके हैं। सभी जो हमारे एसपी सिटी है, एसपी ट्रैफिक है और उनकी पूरी टीम लगातार पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों के द्वारा इस पर फोर्स को डिप्लॉय किया गया है।
जो हमारे रूट डाइवर्जन प्लान है वो इस बार हम सख्ती से लागू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस वीकेंड को हम और भी बेहतर तरीके से संचालित करेंगे। इस वीकेंड में जो हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ट्रैफिक रेगुलेशन है, वो अच्छे तरीके से किया जाएगा। उधर मसूरी राजपुर ट्रैक रूट एक पर इस दौरान कार अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई है और कार में 6 पर्यटक थे जो सेल्फी लेने के दौरान हैंड ब्रेक न लगाने की वजह से हादसे का शिकार हुए हैं। रेस्क्यू टीमों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला और साथ ही प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा। आगे बात करते बेरीनाग की, जहां पर उड़ियारी गांव में वज्रपात से यहां पर जानवरों के गोठ में आग लग गई और आग से कई जानवर झुलस गए हैं और साथ ही गोठ में रखा भूसा भी जल गया। एसडीएम आशीष जोशी ने भी राजस्व टीम को मौके पर भेजकर नुकसान का आकलन कराया है। पशु चिकित्सा अधिकारी झुलसे जानवरों का इलाज कर रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान दीपा देवी ने भी पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर तेज हवा और साथ ही बारिश के चलते हर की पौड़ी के पास में सड़क पर एक पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से कई राहगीर और साथ ही श्रद्धालु बाल बाल गिरे हैं। बता दें ये रास्ता हर वक्त श्रद्धालु से भरा रहता है। अगर ये पेड़ किसी राहगीर पर गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया है। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और टीम ने पेड़ को काटकर अलग हटाया है। उधर देहरादून में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार बरसात के कारण नदियां और नाले भी उफान पर हैं, जिससे कि कई जगह पर जलभराव और साथ ही रास्तों में बाधा उत्पन्न हो गई है। खासतौर पर आईटीबीपी सीमा द्वार के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। इस स्थिति को देखते हुए इस दौरान फायर स्टेशन से तुरंत यूनिट रवाना कर दी गई है ताकि पेड़ काटकर रास्ता खोल सके और यातायात सुचारू हो सके। देहरादून में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ में तेज बारिश की शुरुआत हो गई है। इस दौरान अगर काले घने बादल की बात करें तो आसमान में छाए हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही इसका अनुमान जताया था। 14 जून से सप्ताह भर यहाँ पर मौसम में बदलाव की संभावना है। 16 जून के बाद मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। उधर धनौल्टी में हुई बारिश ने मौसम को खुशनुमा और सुकून भरा बना दिया है। हरियाली से घिरी पहाड़ियों और ठंडी हवाओं ने पर्यटकों का मन मोह लिया है। मेरठ से आए निखिल अग्रवाल ने इको पार्क के टॉप पॉइंट से घाटियों का नज़ारा बेहद खूबसूरत बताया और सभी धनौल्टी आने का यहाँ पर सभी को आमंत्रण भी दिया है। साथ ही आपको बता दें कि बारिश और हरियाली के इस संगम ने पर्यटकों के चेहरे पर खुशी बिखेर दी। देखिए धनौल्टी में समय पर बारिश के साथ चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है और ऐसे में देखिए पर्यटक भी काफी खुश नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है आखिरकार अब उन्हें वो नज़ारा देखने को मिला है जब इन पहाड़ों के बीच में यहाँ पर हरियाली नजर आ रही है। बहुत शानदार नज़ारा और मौसम इतना बढ़िया हो रहा है। हम अभी गए थे कौन सा है पार्क, इको पार्क में टॉप पे पहुंच के देखिए क्या नज़ारा आता है। नीचे से बादल ऊपर उठते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास व्यू। आइए, मोस्ट वेलकम टू धनौल्टी। आगे बात करते हैं हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में 2 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी सस्पेंड पहले ही हो चुके हैं, लेकिन अब मामला जिला अधिकारी कार्यालय तक पहुंच गया है। मात्र सदन के स्वामी शिवानंद सरस्वती ने यहां पर डीएम के मुख्य व्यक्तिगत सहायक सुदेश कुमार पर सवाल उठाए हैं, जिन पर पिछले दशक से स्थायी रूप से हरिद्वार डीएम कार्यालय में तैनाती का भी यहां पर आरोप है। उन्होंने मांग की है कि सुदेश कुमार को भी जांच में शामिल किया जाए। और साथ ही स्वामी शिवानंद सरस्वती ने जिलाधिकारी के मुख्य यहाँ पर व्यक्तिगत सहायक सुदेश कुमार पर भी सीधे सवाल दागते हुए कहा कि जब पूरा घोटाला डीएम कार्यालय से होकर गुजरा तब उनका सबसे भरोसेमंद पीए जांच के दायरे में बाहर क्यों रहा। लुक्का रहे हैं, सुदेश कुमार हैं, डीएम के साथ 10 साल से हैं। क्या ये जितनी भी घटनाएं होती हैं सुदेश कुमार के कंसेंट के बिना हुआ होगा? जो कुछ लेन देन हुआ होगा, कोई अधिकारी, आईएएस अधिकारी अपने से लेन देन नहीं करता है, उसका नीचे का अधिकारी ही करता है। तो ये बात यदि डीएम साहब को समझ में नहीं आ रही है तो
पूछिएगा कि ये बात समझ में नहीं आएगी तो कौन बात आपको समझ में आएगी। इतना ही नहीं, उनको सस्पेंड कीजिए और उनका भी जांच होनी चाहिए कि इनका कहाँ तक हो गया। डीएम साहब के हाथ में तो कागज जाता है, चेंज करते जाते हैं, लेकिन नीचे का अधिकारी तो देखते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।